आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कभी कभी वो रात और वो मंजर याद आता है तो मेरा दिल दहल उठता है। आखिर वो क्या था? वो महज मेरा कोई ख्वाब था या हकीकत जिसे मैं आज तक भूल नहीं सका। जब कभी वो वाकया मेरे सामने आता है तो खौफ के मारे आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात की सारी घटना मेरे आंखों के सामने एक फिल्म की तरह चलने लगती है। भयानक और अंधेरी रात, ऊपर से सुनसान इलाका, बड़ा सा उजाड़ कमरा, फिर कंडक्टर की लाश। उसकी लाश का यूं मिलना, न जाने उस रात क्या होने वाला था, लेकिन हम उस रात सच में बच गए। अगर वो ना होता तो शायद हम सब भी उस कंडक्टर के साथ अपनी जान से हाथ धो बैठते। लगभग 20 साल पहले की बात है। मैंने अपने परिवार के साथ जयपुर घूमने का प्रोग्राम बनाया। बेटा बहुत दिनों से जिद कर रहा था कि पापा मुझे राजस्थान घूमने ले चलिए। सो मैं उसकी बात मानकर उसे जयपुर घुमाने को राजी हो गया। मैं, मेरी पत्नी रीमा और बेटा संयम घर से जयपुर के लिए रवाना हो गए। हमने 2 दिन में पूरा जयपुर घूम लिया, लेकिन मेरे पास अभी 2 दिनों की छुट्टी बची और भी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अजमेर शरीफ भी होकर आते हैं। क्योंकि हमारी ये प्लानिंग अचानक हुई थी तो हमें जल्दबाजी में बस का सहारा लेना पड़ा। उस बस में और भी यात्री थे, खासकर बुजुर्गों की संख्या ज्यादा थी। हमारी जैसी केवल एक ही फैमिली थी बस में। यात्री भी बहुत कम थे क्योंकि बस भी थोड़ी खजाड़ थी, इसलिए शायद इसमें ज्यादा लोग नहीं बैठे होंगे। करीब रात के 8 बजे बस अपनी मंजिल की ओर रवाना हो चली। हम तीनों अपनी अपनी सीटों पर टेक लगाकर बैठे। संयम तब तक सो गया, लेकिन मुझे और रीमा को बीच बीच में हल्की झपकी सी आ जाती। एक तो वीरान और अनजानी जगह, ऊपर से खजाड़ा बस में मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था। ड्राइवर को भी शायद बहुत जल्दी थी मंजिल तक पहुंचने की, इसलिए वो भी बस को काफी तेज भगा रहा था। अंदर से डर भी लग रहा था कि कहीं वो बस को ठोक ना दे, क्योंकि अंधेरा घना था। साथ में सुनसान सड़क के किनारे जिन पर ना कोई घर दिख रहा था और ना ही सड़क पर इक्का दुक्का वाहन दिखाई दे रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने ड्राइवर को टोका भी कि बस की रफ्तार जरा धीमी करो। कुछ समय तक तो उसने बस को धीमी रफ्तार में चलाया, लेकिन फिर कुछ देर के बाद फिर से उसने रफ्तार बढ़ा दी। एक बुजुर्ग ने फिर से उस ड्राइवर को टोका कि इस बस की रफ्तार थोड़ा कम करो, लेकिन मना करने के बावजूद फिर से ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी। तब ड्राइवर ने जवाब दिया, अंकल जी जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि ये इलाका अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरा है इस जगह पर, और जितना जल्दी हो सके हम इससे निकल जाए तो उतना अच्छा है। ड्राइवर की बात सुनकर सबने कहा ठीक है। बस तेज रफ्तार से आगे बढ़ ही रही थी कि तभी एक तेज आवाज के साथ बस का थोड़ा संतुलन गड़बड़ाया और बस थोड़ी दूर बढ़ी और रुक गई। अब सब सकपका गए कि अचानक क्या हो गया। इतना खतरनाक इलाका और बस का रुकना, किसी का भी डर लग जाए। ड्राइवर ने अपनी टॉर्च जलाई, बस से नीचे उतरा और उसने देखा कि क्या बात है, बस को आखिर क्या हुआ है, वो रुकी क्यों। कुछ देर के मुआयने के बाद उसे पता चला कि बस के पीछे के दोनों पहिए पंचर हो चुके हैं और बस में एक्स्ट्रा पहिए भी नहीं हैं जिससे उसकी मरम्मत हो सके। अब क्या किया जाए, सभी सोच में पड़ गए। रेतीली अनजान जगह, अमावस की गहरी काली रात, जंगली जानवरों का डर और बस का यूं खराब हो जाना, सबके तो जैसे होश ही उड़ गए थे। अब क्या करें क्या ना करें, किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कंडक्टर को थोड़ी दूर पर एक रोशनी दिखाई दी।
उसने सबसे कहा, देखो वहाँ कोई रोशनी दिखाई दे रही है, हो सकता है कि वहाँ कोई गांव हो। चलो सब वहाँ चलकर देखते हैं, शायद रात भर के लिए कोई जगह मिल जाए। अगर एक कोठरी भी मिल गई तो सबके सब वहाँ एक साथ बैठकर रात तो गुजार सकते ही हैं। सब कंडक्टर की बातों से सहमत हो गए। सब ने अपना अपना सामान उठाया और चल पड़े उस रोशनी की ओर। जैसे ही वो सब उस रोशनी के नज़दीक पहुंचे तो वहां पर उन्हें एक बड़ी सी कोठरी दिखाई दी, जिसे देखने से लग रहा था कि वो कोई बहुत पुराना सराय है जहां भूले भटके मुसाफिर रुकते होंगे। सब कोठरी के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। ड्राइवर ने हिम्मत करके दरवाजे की साइकिल खटखटाई। एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। उनके सर पर एक बड़ी सी पगड़ी थी, गले में पुराने ज़माने के कई आभूषण, कानों में कुंडल, कुर्ते के ऊपर भी उन्होंने एक सदरी पहन रखी थी और कमर में धोती। पैरों में पुराने ज़माने की ऊंट के चमड़े की बनी मोजड़ी पहन हुई थी और अपने हाथ में एक बड़ा सा लठ ले रखा था। वो और उनका पहनावा बहुत ही अजीब था। तभी कंडक्टर ने बड़ी हिम्मत करके कहा, ताऊसा, बस पंचर हो गई है। हम सबको रात गुजारने के लिए अगर आपकी कोठरी में थोड़ी जगह मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। इस पर उस कोठरी के मालिक बोले, डरने की कोई ज़रूरत ना है। ये सराय तो मैंने भूले भटके मुसाफिरों की मदद करने के लिए ही बनाई है। मैं चौधरी सुमेर सिंह और ये हमारी घरवाली धन्नो, हम ही लोग मुसाफिरों का ख्याल रखते हैं। अब आप लोग भीतर पधारो, हम लोगों से जो बन पड़ेगा आपकी मदद करेंगे। इस पर कंडक्टर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊसा, बड़ी मेहरबानी जो इस अनजान जगह पर आपने हमारी मदद कर दी। इस पर चौधरी सुमेर सिंह बोले, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, ये तो हमारा फर्ज है। हमारे को बहुत खुशी हुई जो आप लोग यहाँ पधारे। यह रहा पानी से भरा मटका, इस बड़ी सी डलिया में पूरी रखी है और उस बड़ी सी बटलोई में आलू की तरकारी होगी। यह रहे पत्तल और आप सब अपना अपना खाना परोस लीजिए। महिलाएं धन्नों के पास चली जाएं और पुरुष मेरे साथ आएं। जल्दी से सब खाना खा लो और जिसे बाहर का काम निपटाना हो वो निपटाए, क्योंकि 12 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलने देगा और ना ही मैं किसी को बाहर निकलने दूंगा और कोई भी इसका कारण नहीं पूछेगा। सबके पास अपनी अपनी हाथ कड़ी होगी। समय के अनुसार काम करके सोने के लिए लेट जाओ। ये रहे कंबल, सब बिछा लो। हम सब ने सुमेर चौधरी की सारी हिदायतों के अनुसार काम किया और कंबल बिछाकर लेट गए। जिनके पास अपने अपने शॉल और चादर थे वो ओढ़ कर लेट गए। चूँकि मेरे पास ओढ़ने वाला बड़ा कंबल था, इसलिए मैंने अपने बेटे को साथ सुला लिया और मेरी पत्नी औरतों के साथ अपना शॉल ओढ़ कर लेट गई। चौधरी जी ने एक बार फिर सबको बाहर ना जाने की हिदायत दी और सबको सोने को कहा। लगभग 12 बजे के बाद न जाने कंडक्टर को क्या सूझी, उसे बीड़ी पीने की तलब लगी और वो बाहर जाने लगा। चौधरी जी ने उसे बहुत रोका लेकिन वो नहीं रुका। कंडक्टर के बाहर जाने के बाद चौधरी जी ने जल्दी से कोठरी के किवाड़ बंद किए और साथ में पटरे की मदद से किवाड़ को मजबूती से बंद कर दिया कि कोई भी भीतर ना आ सके और सारे रोशनदान और खिड़कियों को भी बंद कर दिया। कुछ देर के बाद बाहर से बहुत बुरी बुरी और डरावनी आवाज़ें आने लगी। साथ में कंडक्टर की भी आवाज़ सुनाई दी। वो चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रहा था। कोठरी के कुछ लोग कंडक्टर की मदद के लिए बाहर जाने लगे, लेकिन चौधरी जी ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि अगर सब लोग बाहर गए तो सबके सब मारे जाएंगे। वो शैतान भीतर आ गया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सब अपनी जान के बारे में सोचकर पीछे हट गए। फिर चौधरी जी ने सबसे कहा कि सब अपनी अपनी जगह पर लेट जाएं और उसकी बात मानना हम सब की मजबूरी थी। हम सब ने वही किया जो चौधरी जी ने कहा। 1 आध घंटे बाद सबको नींद आ गई। हम सब सुबह जगे। वहाँ का मंजर देखकर हम दंग रह गए। हम सब रेत पर लेटे थे
और वहां से कोठरी गायब थी। केवल हम लोग का सामान पड़ा था। वहां तो समाधियां बनी थी जिन पर चौधरी सुमेर सिंह और धन्नो सिंह लिखा था। हम ये सब देखकर हैरान थे कि आगे रात को क्या हुआ था, वो ख्वाब था या हकीकत। तभी वहां से एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ निकला। उसको हम लोगों ने सारी बातें बताई तो उसने बताया कि यहाँ पर बहुत समय पहले एक सराय हुआ करता था जिसकी रखवाली चौधरी सुमेर सिंह और उनकी पत्नी धन्नो किया करते थे, और उन दोनों के स्वर्गवास के बाद आज भी उनकी आत्माएं भटके हुए मुसाफिरों की मदद करने के लिए आती है। इस इलाके में बहुत से शैतानी आत्माएं रहती हैं जो लोगों का कत्ल कर देती हैं, लेकिन सुमेर सिंह और उनकी पत्नी अच्छी आत्माएं हैं, इसलिए वो लोगों की मदद करने आ जाते हैं। ये सब कहकर वो चरवाहा वहां से निकल गया, लेकिन हम सबके मुंह और आंखें खुली की खुली रह गईं। फिर हम सब ने अपना अपना सामान उठाया और बस की ओर आए तो देखा कि वहां कंडक्टर की लाश लहूलुहान पड़ी थी। वो सब देखकर हम सबका दिल दहल गया। थोड़ी देर के इंतजार के बाद वहां से एक दूसरी बस गुजरी और हम सब उस पर बैठकर अपनी मंजिल को रवाना हो गए। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। बारिश बहुत ही तेजी से लगातार बरसे जा रही थी। मैं और मेरा दोस्त सुमित, हम दोनों मेरे घर पर थे और यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे। दरअसल सुमित का घर यहीं पास ही में है और सुमित मेरे घर आता जाता रहता है। अभी हम दोनों यहाँ वहाँ की बातें कर ही रहे थे कि तभी सुमित ने मुझसे कहा, भाई यार चल कहीं घूम कर आते हैं, तेरी कार से इस मौसम में घूमने का मजा आएगा। सुमित की बात में दम तो था। इस तरह से बारिश में ड्राइविंग का मजा ही अलग होता है और एक तरह से ये एक एडवेंचर भी हो जाएगा, तो काफी मजा आएगा। ये सोचकर मैंने सुमित को हाँ बोल दिया। फिर क्या था, हम ज्यादा कुछ सोचे समझे बगैर कार लेकर निकल पड़े। बारिश की रफ्तार तब बहुत ही ज्यादा थी। हवाएं लगातार एक ही सुर में बहे जा रही थी। इसी बीच मैंने जब एक नजर घड़ी की तरफ देखा तो वक्त हो रहा था रात के 11:15 बजे का। रात तो काफी हो चुकी थी, रास्ता भी पूरी तरह से खाली था। अब ये रात का असर था या बारिश के कारण था, ये नहीं पता, मगर रास्ते पर हमारी कार के अलावा दूसरी कोई गाड़ी नहीं थी। मैं गाड़ी चला तो रहा था, मगर कार चलाने में मुझे काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा था, क्योंकि बारिश के कारण सामने का कुछ भी साफ तौर पर दिख नहीं रहा था। अभी मैं गाड़ी चला ही रहा था कि तभी मेरी बगल वाली सीट पर बैठे सुमित ने मुझसे कहा, तू गाड़ी चला तो रहा है, पर हम लोग जाएंगे कहाँ? इस पर मैंने कहा, पता नहीं। क्यों, तू क्या बोल रहा है, कहाँ चलना चाहिए? इस पर सुमित बोला, पहाड़ी के पीछे वाले रास्ते पर चले क्या? तो सुमित की बात पर मैंने कहा, वो सुनसान रास्ता, चल वहीं चलते हैं, मजा आएगा। जिसके बाद मैंने कार को उस रास्ते की ओर मोड़ लिया। पहाड़ी के पीछे वाला रास्ता, उस रास्ते के बारे में लोगों का कहना है कि रात में वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। लोग यहां तक कहते हैं कि उस रास्ते पर आत्माओं का बसेरा है। हालांकि किसी ने भी उन आत्माओं को अपनी आंखों से नहीं देखा है, बस लोगों का ये मानना है। पर मैं और सुमित, हम दोनों दोस्त, इन बातों पर रद्दी भर भी यकीन नहीं करते थे। हमारा तो ये मानना है कि ये सारी चीजें अस्तित्व में ही नहीं है, इसलिए हम बेफिक्र होकर आगे बढ़े जा रहे थे। कार पूरी रफ्तार से चल रही थी। कुछ देर के बाद जब हमारी कार उस रास्ते पर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर एक पल के लिए
मुझ जैसे हिम्मत वाले का भी शरीर कांप सा गया। अंधेरे में डूबा हुआ रास्ता और आसपास का जंगल बारिश में काफी खौफनाक लग रहे थे। फिजा में रोशनी का कोई नामो निशान नहीं था, बस बीच बीच में बिजली चमकने की रोशनी ही आसपास का ही सब कुछ दिखा पा रही थी, वरना गाड़ी की हेडलाइट के अलावा और कुछ भी नहीं था। अभी मैं कार चला ही रहा था कि तभी बगल वाली सीट पर बैठे सुमित ने कहा, भाई ये रास्ता आज कुछ ज्यादा डरावना नहीं लग रहा है। मतलब मैं इस रास्ते पर कभी कदार आता हूं, पर इतना डरावना नहीं लगता। आज थोड़ा ज्यादा लग रहा है ना? सुमित की बात में दम तो था, रास्ता थोड़ा ज्यादा ही डरावना लग रहा था। मगर फिर हमने ये कहकर बात को टाल दिया कि शायद बारिश के कारण ऐसा होगा, और हम तेजी से उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। बारिश अभी भी बहुत ही तेजी से बरस रही थी। साथ ही साथ पिछले 2-4 मिनटों से हवाओं की रफ्तार भी काफी ज्यादा हो रही थी, जैसे सब कुछ उड़ा ले जाएंगी। रास्ते के किनारे खड़े पेड़ हवाओं के कारण रास्ते की तरफ झुक जा रहे थे। लग रहा था कि अभी रास्ते पर गिर पड़ेंगे। इतने में ही सुमित बोला, सुन, गाड़ी को जरा साइड में लगा दे। इतनी हवाओं के बीच आगे जाना सही नहीं रहेगा। मुझे भी सुमित की बात ठीक लगी। पता नहीं कब कौन सा पेड़ गाड़ी के ऊपर गिर जाए। इससे अच्छा यही होगा कि गाड़ी को एक साइड पर कर देना। लिहाजा मैंने सुमित की बात मानकर गाड़ी को रास्ते के किनारे एक साइड में लगा दिया और गाड़ी के सभी खिड़की दरवाजे बंद करके हम लोग अंदर ही बैठ गए और भगवान से ये मनाने लगे कि कहीं कोई पेड़ गाड़ी के ऊपर न गिर जाए। कुछ देर के बाद बारिश तो नहीं रुकी, मगर हवाओं की रफ्तार काफी कम हो गई, जिस पर मैंने सुमित से कहा, अब चलना चाहिए, हवा नहीं चल रही अब। सुमित ने अपना सिर हाँ में हिलाया, जिसके बाद मैं चाबी घुमाकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। मगर ये क्या, मेरी कार चालू हो ही नहीं रही थी। मैंने 5-10 बार और कोशिश की, मगर तब भी कोई फायदा नहीं हुआ। गाड़ी ज्यों की त्यों ही बंद पड़ी रही, जिस पर सुमित ने कहा, क्या हो गया भाई? गाड़ी को तूने तो परसों ही सर्विसिंग करवाई थी, फिर आज बंद क्यों हो गई गाड़ी? सुमित की बात तो सच थी। गाड़ी की सर्विसिंग तो मैंने परसों ही करवाई थी। फिर अब ये गाड़ी का कौन सा नया नाटक है, मुझे जरा भी समझ में नहीं आ रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब गाड़ी चालू नहीं हुई तो मैंने सुमित से कहा, तू जाएगा जरा आसपास से कोई मदद लेकर आएगा? तो इस पर सुमित बोला, अबे पागल, फोन है ना तेरे पास, फोन कर ले किसी को। मेरी जान में जान आई। मैंने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और किसी को फोन मिलाने जा ही रहा था कि तभी मेरी नजर फोन के नेटवर्क पर गई तो मैंने देखा कि फोन में नेटवर्क का नामो निशान नहीं है। मेरी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई। मैंने ये बात सुमित को बताई तो सुमित भी काफी परेशान हो गया, और चूंकि सुमित अपना फोन मेरे घर पर ही छोड़ आया था तो हम डबल फंस चुके थे। जिस पर मैंने सुमित से कहा, भाई अब तो मदद लाने जाना ही पड़ेगा, या तू जा या फिर मैं चला जाता हूँ। इस पर सुमित बोला, मैं ही जाता हूँ, तू गाड़ी में बैठ। छाता वाता है कुछ? चूंकि गाड़ी के अंदर मैं हमेशा एक छाता रखता था तो मैंने वो छाता सुमित को दे दिया, जिसके बाद सुमित छाता लेकर निकल पड़ा किसी मदद की तलाश में। अब मैं उस जगह पर बिल्कुल अकेला हो चुका था। हालांकि मैं डरता नहीं था, मगर उस रात माहौल ही कुछ ऐसा था कि कोई भी डर जाए। गाड़ी के सभी खिड़की दरवाजे बंद थे। अभी मैं अपनी सीट पर बैठे बैठे सुमित के वापस लौटने का इंतजार कर ही रहा था कि तभी गाड़ी के पीछे की तरफ से मुझे कुछ आवाज आने लगी।
जैसे कोई गाड़ी के पीछे वाले शीशे पर जोर जोर से दस्तक दे रहा हो। मैं तुरंत पीछे पलटा, मगर पीछे पलटते ही वो दस्तक की आवाज बंद हो गई और ना ही पीछे कोई नजर आ रहा था। इस घटना ने मेरे डर को थोड़ा और बढ़ा दिया। भला इतनी रात गए इस रास्ते पर कौन होगा? पर फिर मैंने सोचा शायद ये मेरे मन का वहम होगा। यही सोचकर मैं खुद को हिम्मत देते हुए अपनी जगह पर बैठा रहा। अभी मैं उस घटना से पूरी तरह से उबरा भी नहीं था कि तभी फिर एक बार मुझे मेरे कानों में दस्तक की आवाज आने लगी। कोई शीशे पर दस्तक तो दे रहा था, मगर पीछे नहीं बल्कि मेरी सीट के बगल वाली सीट के शीशे पर। मैं तुरंत उस ओर पलटा तो सच में मेरी बगल वाली सीट की खिड़की पर एक आदमी खड़ा था और वो खिड़की के शीशे पर दस्तक देकर खिड़की नीचे गिराने के लिए बोल रहा था। उस आदमी को देखकर मैं थोड़ा चौंक सा गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, खिड़की खोलूं या नहीं। मगर फिर मैंने सोचा हो सकता है शायद इस आदमी को कोई मदद चाहिए होगी। लिहाजा पहले मैंने खिड़की को उतना ही नीचे गिराया जितने से मैं उसकी आवाज साफ तौर पर सुन सकूं। तो मेरे शीशा गिराते ही उस आदमी ने कहा, भाई साहब, मुझे कुछ देर के लिए गाड़ी के अंदर बैठने देंगे? दरअसल बारिश काफी तेज है। उसकी बात सुनकर मैंने गाड़ी का दरवाजा अनलॉक किया। दरवाजे से होकर वो आदमी मेरी बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया। उस आदमी का चेहरा आम इंसानों से कुछ अलग सा था, पर मैंने इस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया। तभी उस आदमी ने मुझसे पूछा, आप इतनी रात गए इस रास्ते पर क्या कर रहे हैं? तो इस पर मैंने जवाब दिया, जी वो क्या है कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है। मेरा एक दोस्त मदद लाने गया है, पर आप इस रास्ते पर क्या कर रहे हैं? इस पर उस आदमी ने कहा, जी मैं तो यहीं पर रहता हूँ, इसी रास्ते पर। कभी किसी की गाड़ी में बैठ जाता हूँ तो कभी किसी के पीछे पीछे उसके घर चला जाता हूँ। उस आदमी की ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी कि भला ये कौन है जो सबके पीछे पीछे घर चला जाता है। जिस पर मैंने उस आदमी से पूछा, आपको कोई कुछ बोलता नहीं? आप पीछे पीछे घर चले जाते हैं तो? इस पर वो आदमी बोला, मैं बहुत कम लोगों को दिखता हूँ जैसे आपको दिखा। उस आदमी की बेतुकी बातों को सुनकर अभी मैं परेशान हो ही रहा था कि तभी मेरी नजर नीचे उस आदमी के पैरों की तरफ गई। तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि उस आदमी के दोनों पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे, यानी उल्टे थे। अचानक से मेरा डर 7वें आसमान पर चढ़ गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। डर और घबराहट मुझ पर इस कदर हावी हो गया कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो सुमित मेरे मुंह पर पानी के छींटे मार रहा था। वो उल्टे पैरों वाला आदमी गायब था। उस रात तो मुझे कुछ नहीं हुआ, पर वो था क्या ये आज तक पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।